अस्सलामुअलैकुम साथियों, मैं अब्दुल हसीब आपका अहमद उर्दू क्लासेस में इस्तक़बाल करता हूँ। बिला ताख़ीर आज हम फिर एक बार सी टेट, एम पी टेट, रीट, यूँ कह लीजिए कि आल टेट की पेडागॉजी की क्लास में हाज़िर हुए हैं और कुछ सवालात लेकर हाज़िर हुए हैं जो आपके आने वाले इम्तिहान में बहुत ही अहम होने वाला है। तो चलिए सबसे पहला सवाल देखते हैं। पहला सवाल है, मुसलसल और जामे अंदाज़े क़द्र किसके लिए ज़रूरी है? पूछा जा रहा है व्यापक और सतत और व्यापक मूल्यांकन किसके लिए आवश्यक है, यानी सतत और व्यापक मूल्यांकन जो है ये क्यों ज़रूरी और आवश्यक है। पहला ऑप्शन है तदरीस के साथ तशख़ीस का तालमेल बैठाने के लिए, यानी शिक्षण हो और उसके साथ साथ तशख़ीस हो, तो तशख़ीस और तदरीस में मेल जोल और तालमेल बैठाने के लिए होना चाहिए। दूसरा ऑप्शन है तालीमी इदारों की जवाबदेही कम करने के लिए, और तीसरा ऑप्शन है असातिज़ा को मसरूफ़ रखने के लिए, और चौथा ऑप्शन है ये समझने के लिए कि आमोज़िशगार यानी अधिगमकर्ता जो है उसका अंदाज़े क़द्र किस तरह किया जाता है, क्या दर्ज किया जाता है और सुधार कैसे किया जाता है। तो साथियों, इसका जो सही जवाब है वो है आपका ऑप्शन नंबर 4 नंबर जो ऑप्शन है ये बिल्कुल सही जवाब है। क्यों? इसलिए कि सतत और व्यापक मूल्यांकन इसलिए आवश्यक है कि जो आपका बच्चा है, बालक है, वो ये समझे कि क्या चीज़ें उसके लिए ज़रूरी हैं, वो क्या पढ़ रहा है और उसका अर्थ और मीनिंग क्या है, ये सारी चीज़ें वो समझे। और सतत और व्यापक मूल्यांकन के लिए जो है हमारे असातिज़ा ग्रुप के लिए भी ये ज़रूरी है कि क्या चीज़ें उनके लिए दर्ज की जाएं तो बेहतर हों और बच्चों का सुधार कैसे किया जाए। दूसरा सवाल है, मुंदरजा झैल में से कौन सा बयान मुसलसल और जामे अंदाज़े क़द्र के लिए सही नहीं है, यानी सतत और व्यापक मूल्यांकन के लिए कौन सा कथन सत्य नहीं है यानी असत्य है, ये पूछा जा रहा है। पहला ऑप्शन है ये स्कूल पर मबनी अंदाज़े क़द्र है। तो साथियों, ये भी सही है कि सतत और व्यापक मूल्यांकन जो होता है ये विद्यालय पर आधारित जो है मूल्यांकन होता है। दूसरा ऑप्शन है ये तलबा में दबाव को कम करता है, यानी सतत और व्यापक मूल्यांकन जो होता है ये बच्चों के ऊपर से दबाव को कम करता है। जो अधिगमकर्ता होते हैं उनको दबाव से निकलने में मदद करता है, सहायता करता है, क्योंकि जब बार बार उनका जो है मूल्यांकन होगा तो उनकी तैयारी अच्छी होगी और उनको इम्तिहान से डर नहीं लगेगा। तो ये उनके अंदर जो है एग्ज़ाम के टाइम पर, एग्ज़ाम के वक्त पर जो दबाव होता है उस दबाव को उनके ऊपर से हटाया जा सकता है। तीसरा ऑप्शन है इसमें नंबरों के बजाय ग्रेड का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये भी बिल्कुल सही है। इसमें जो है जैसे A+, B+, B1, B2 इस तरह से ग्रेड दिया जाता है, ये भी सही है। और चौथा ऑप्शन है यह असातिज़ा के बोझ को बढ़ाता है, यानी ये जो टीचर हैं उनके ऊपर भार बढ़ाता है, ऐसा चौथे ऑप्शन में कहा जा रहा है। तो साथियों, यही कथन जो है यानी ऑप्शन नंबर 4 ये सतत और व्यापक मूल्यांकन के लिए सही नहीं है। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अगला सवाल है, बच्चों की ज़बानी इजहार की नशोनुमा में इब्तदाई सतह पर कौन सी सरगर्मी सबसे कम मुअस्सिर है। पूछा जा रहा है बच्चों की भाषाई इजहार के विकास में, यानी जो बच्चों का भाषा विकास है उसकी अभिव्यक्ति में इब्तदाई सतह पर यानी प्राथमिक स्तर पर कौन सी सरगर्मी, कौन सी क्रिया सबसे कम प्रभावशाली है, ये पूछा जा रहा है। पहला ऑप्शन है कहानी सुनाना, दूसरा ऑप्शन है कहानी
को लफ्ज़ के साथ दोहराना। तीसरा ऑप्शन है अपनी ज़बान में कहानी सुनाना। चौथा ऑप्शन है तस्वीर देखने के बाद कहानी लिखना। तो साथियों देखिए, इसमें जो पहला ऑप्शन है ये भी आपका इब्तदाई सतह पर यानी प्राथमिक स्तर पर ये सरगर्मी जो है बच्चों की भाषाई अभिव्यक्ति के विकास में मुआविन है। तो कहानी सुनाना भी सही है। और अपनी ज़बान में बच्चे जब कहानी करेंगे तो ये भी जो है बच्चों का क्या भाषाई विकास करेगा, तो ये भी सही हो जाएगा। और चौथा ऑप्शन है तस्वीर देखने के बाद यानी चित्र को देखकर बच्चे कहानी लिखें, तो ये भी उनके भाषाई विकास में मुआविन होगा। ज़बानी इजहार की नशोनुमा में जो है ये मुअस्सिर होगा। तो ये भी आपका सही हो गया। तो बचता है ऑप्शन नंबर 2 और यही सबसे कम मुअस्सिर है। यानी इस सवाल का जवाब जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2, ये सबसे कम मुअस्सिर है। क्योंकि कहानी को लफ्ज़ बलफ्ज़ दोहराना, बेआइनी और हूबहू दोहराना ये मुमकिन बच्चों के लिए इब्तदाई सतह पर नहीं होगा। अगला सवाल है समाजी ताआमुल का तसव्वुर किससे वाबस्ता है। समाजी ताआमुल यानी ये पूछा जा रहा है समाजी ताआमुल का तसव्वुर किससे वाबस्ता है। यानी ये सामाजिक जो आपके तो पहला ऑप्शन इसमें हो जाएगा स्किनर, दूसरा है जीन पियाजे, तीसरा है थार्नडाइक, ये डानिक हो गया है, ये थार्नडाइक, और चौथा है वाइगोट्स्की, ये है वैगोट्स्की लिख उठा है, और ये है वाइगोत्स्की, ये है। तो स्किनर के बारे में आप जानते होंगे कि स्किनर ने जो है क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत दिया है। और इन्होंने जो अपना प्रयोग किया था ये किया था किस पर, चूहे पर, और दूसरा कौन सा जानवर था ये आप लोग कमेंट कर सकते हैं। और जीन पियाजे तो इनका बहुत ही मशहूर जो है सिद्धांत है, इनकी जो है बहुत ही मशहूर इन्होंने जो सिद्धांत दिया है, क्या है वो है जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। और उसमें इन्होंने 4 अवस्थाएं बताई थी जिसको हमने ट्रिक के माध्यम से बताया था। आप उसको इस तरह भी याद कर सकते हैं, सबने पूरी की मूर्ति आपकी। सबने से हो जाएगा संवेदी प्रेरक अवस्था या संवेदी गामक अवस्था भी आप उसको कह सकते हैं। तो सबने से ये हो गया। और पूरी की से हो जाएगा पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्ति से हो जाएगा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, और आपकी से हो जाएगा औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। और थार्नडाइक ये बहुत ही मशहूर और विख्यात व्यक्ति हैं साइकोलॉजी में। इन्होंने जो अपना सिद्धांत दिया था वो है प्रयास एवं भूल का सिद्धांत या त्रुटि का सिद्धांत। और वाइगोत्स्की जो है सामाजिक विकास का सिद्धांत इन्होंने दिया था, उसी को हमने सवाल में लिया समाजी ताआमुल। समाजी ताआमुल का तसव्वुर किससे वाबस्ता है, वाइगोत्स्की से। यानी इन्होंने सामाजिक विकास का सिद्धांत, सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत दिया था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अगला सवाल है नीता ने तमाम बच्चों को एक पैराग्राफ दिया जिसमें हर 5वें लफ्ज़ में एक खाली जगह होती थी जो बच्चों को भरनी होती थी। नीता ने क्या इस्तेमाल किया। कहा जा रहा है कि नीता ने जो है अपने क्लासरूम के सभी बच्चों को एक पैराग्राफ दिया और हर 5 लफ्ज़ के बाद 5 वर्ड के बाद एक खाली जगह दे दिया पुर करने के लिए, यानी फिल इन द ब्लैंक्स, यानी खाली जगहों को जो पुर करना होता है वो बच्चों को दे दिया। तो नीता ने किस चीज़ का इस्तेमाल किया है, ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है रीडिंग टेस्ट, दूसरा है राइटिंग टेस्ट, तीसरा है ग्रामर टेस्ट और चौथा है क्लोज टेस्ट। तो रीडिंग टेस्ट यानी पढ़ने का जो है उनका टेस्ट लिया जा रहा है,
राइटिंग टेस्ट यानी लिखने का जो है टेस्ट लिया जा रहा है, ग्रामर यानी व्याकरण टेस्ट उनका लिया जा रहा है, और चौथा है क्लोज टेस्ट। तो दोस्तों नीता ने जो बच्चों को पैराग्राफ दिया है और हर 5वें लफ्ज़ में एक खाली जगह दिया है, उसमें बच्चों को खाली जगह को पुर करना है, भरना है। इस टेस्ट को कहेंगे क्लोज टेस्ट। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा जो सही वो होगा ऑप्शन नंबर 4। अगला सवाल है, जब एक बच्चा फेल होता है तो उसका क्या मतलब है? बच्चा पढ़ाई के काबिल नहीं। दूसरा ऑप्शन है बच्चे ने सवालों के जवाब सही से याद नहीं किए। तीसरा ऑप्शन है बच्चे को प्राइवेट ट्यूशन लेनी चाहिए। चौथा ऑप्शन है निज़ाम फेल हुआ। तो साथियों मैं आपको पहले बता दे रहा हूँ कि आपकी पेडागोजी में अगर बच्चे के ऊपर कोई इल्ज़ाम आयद होता है, यानी चाहे वो पढ़ पाए या न पढ़ पाए, लेकिन बच्चे को टारगेट नहीं किया जा सकता। तो अगर ये कहा जाए कि बच्चा पढ़ाई के काबिल नहीं, तो ये ऑप्शन कभी भी सही नहीं हो सकता। बच्चे ने सवालों के जवाब सही से याद नहीं किए, तो ये भी जवाब सही नहीं होता, क्योंकि यहाँ बच्चे के ऊपर क्या किया जा रहा है, इल्ज़ाम आयद किया जा रहा है कि बच्चे ने जो है मेहनत नहीं किया, सवालों के जवाब को सही से याद नहीं किया। तीसरा ऑप्शन है बच्चे को प्राइवेट ट्यूशन लेनी चाहिए, यानी विद्यालय के अतिरिक्त, विद्यालय के अलावा, स्कूल के अलावा उसको अलग से ट्यूशन लेनी चाहिए। तो यहाँ भी बच्चे के ऊपर ही जिम्मेदारी डाली जा रही, इसलिए ये ऑप्शन सही नहीं होगा, बल्कि चौथा ऑप्शन सही होगा कि निज़ाम फेल हुआ है। जब एक बच्चा फेल होता है तो सीधा उसका मतलब होगा कि निज़ाम फेल हुआ, उसमें बच्चे की कोई गलती नहीं है, उसकी कोई कमी नहीं है। आपका पेडागोजी यही कहता है। तो पेडागोजी में याद रखिएगा कि बच्चे की कभी आप कमी निकाल नहीं सकते। जहाँ भी आएगा कि बच्चे ने कमी की है तो समझ लिए कि वो ऑप्शन बिल्कुल गलत है, वो जवाब सही नहीं हो सकता। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 जो है ये सही जवाब हो जाएगा, यानी निज़ाम फेल हुआ है तभी तो बच्चा फेल हुआ है। अगला सवाल है, मुंदरजा झैल में से कौन इब्तदाई सतह पर तदरीस का मकसद नहीं है? पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक स्तर पर शिक्षण का उद्देश्य नहीं है? पहला ऑप्शन है ख़ुद की कही हुई बात की मंतिकी तस्दीक, यानी बालक ने जो बात कही है या विद्यार्थी ने जो बात कहा है अपने क्लास में, उसकी जो है तस्दीक के लिए मंतिकी तस्दीक करे, यानी उसके लिए तर्क कर सके कि हमारी बात क्यों सही है। दूसरा ऑप्शन है ज़बान की तख्लीक़ और तख़य्युलाती इस्तेमाल, यानी ज़बान का वो ईजाद करे, न ज़बान का निर्माण करे और उसका तख़य्युलाती इस्तेमाल करे, कल्पनात्मक इस्तेमाल करे। तो तीसरा ऑप्शन है मुतफ़र्रिक़ मज़मून से जुड़े रहना। तो इब्तदाई सतह पर ये तीनों ऑप्शन जो हैं शिक्षण का उद्देश्य हैं, यानी ख़ुद की कही हुई बात की जो है मंतिकी तस्दीक, तार्किक जो है तस्दीक, तार्किक तौर पर अपनी बात को वो साबित कर सकता है, उसको प्रस्तुत कर सकता है। ज़बान की तख्लीक़ भी ये है, मैं इब्तदाई सतह पर तदरीस का मकसद है कि बच्चा ज़बान का ईजाद करे, कुछ अल्फाज ऐसा बनाए जो नया हो, या कम से कम वो बच्चा जो है ज़बान को सही तरीक़े से इस्तेमाल कर सके। और तीसरा जो ऑप्शन है ये भी बिल्कुल इब्तदाई सतह पर तदरीस का मकसद है कि मुतफ़र्रिक़ मज़मून से जुड़ा रहे। ऐसा नहीं कि वो सिर्फ़ उर्दू पढ़े और हिंदी से, संस्कृत से, अंग्रेज़ी से और मैथ से, दीगर मज़ामीन से वो बिल्कुल अलग थलग रहे, ऐसा नहीं, बल्कि वो मुतफ़र्रिक़ मज़मून से जुड़े रहना भी ये है इब्तदाई सतह पर तदरीस का मकसद है। और चौथा ऑप्शन है मजमूई तौर पर ज़बान के ग्रामर को हिफ्ज़ करना। तो देखिए यही ऑप्शन आपका बिल्कुल इस सवाल का सही जवाब होगा। ये जो है इब्तदाई सतह पर जो है ग्रामर को याद करना, रटना जो है ये मकसद नहीं हो सकता है। जहाँ भी रटने की बात आ जाए आप समझ लीजिए कि ये पेडागोजी इसको कबूल नहीं करेगा, यहाँ इसका कोई स्थान नहीं है। तो दोस्तों ये थे बहुत ही अहम सवालात। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, और जी चाहे तो मेरे चैनल अहमद उर्दू क्लासेस को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। नहीं करेंगे तो कोई बात नहीं, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम।